Hello everyone. Today I am going to start the paper that is the corporate funding and listing in stock exchanges. This paper, which is a part of one of the papers in Module 3, Professional Program New Syllabus. In today's lecture, what I am going to do, I will discuss only the introduction of the paper. कि paper है क्या? What this paper is all about? What are the contents of the paper? And how this paper, the contents of this paper, how this paper is relevant for our profession of company secretaries. Then what is the paper structure? एग्जाम में पेपर पैटर्न क्या होता है? ये सारी बातें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करें, जिससे कि आपको हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले आपको एक पेपर का ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि साहब ये पेपर क्या है, इसमें क्या कंटेंट्स हैं, इस पेपर को पढ़ने से हमें प्रोफेशन में क्या क्या फायदा होगा, प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट इज द सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पेपर एंड द एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर, मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंगली एग्जामिनेशन पेपर पैटर्न क्या होता है। ये सारी बातें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पेपर का नाम है कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंजेस। तो ब्रॉडली हम पेपर को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। वन इज कॉर्पोरेट फंडिंग एंड सेकेंड इज लिस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंजेस। वैसे ये दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया पेपर को। इंस्टीट्यूट ने भी सिलेबस ऐसे किया हुआ है, पेपर के दो हिस्से बनाए हुए आईसीआईसीआई ने। Part 1 that is corporate funding and Part 2 that is the listing in stock exchanges. And Part 1 carries the weightage of 60 marks and Part 2 carries the weightage of 40 marks as per the syllabus prescribed by the ICSI. लेकिन वैसे ये दो अलग अलग पार्ट बना रखे पेपर के अंदर, बट इंटरकनेक्टेड है, मतलब कॉर्पोरेट फंडिंग के साथ ही कनेक्ट होता है लिस्टिंग, वो कैसे भी डिस्कशन में पता लग जाएगा। ये सब चीजें मैं बाद में बात करता हूँ। 60 मार्क्स का कैसे बाइफर्केशन होगा, पेपर में कैसे क्वेश्चन है, वो बाद में बात करते हैं। तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द टू टर्म्स, वन इज कॉर्पोरेट फंडिंग एंड सेकंड इज लिस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों टर्म्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट आई टेक द कॉर्पोरेट फंडिंग। फर्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एक्सप्रेशन कॉर्पोरेट फंडिंग? सर क्या मतलब है? सी, लेट्स से देयर इज सम कंपनी एक्स लिमिटेड, कॉर्पोरेट्स कंपनीज। अगर ये कोई नई कंपनी है एंड इन ऑर्डर टू डू सम न्यू बिजनेस, सम बिजनेस, इस कंपनी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, इट हैज बीन फॉर्म्ड। डोंट यू थिंक फॉर स्टार्टिंग द न्यू बिजनेस does it require the funds? Yes. और अगर ये एग्जिस्टिंग कंपनी है, मैं ऑलरेडी एक कंपनी है, ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं कई साल से, मतलब इट्स नॉट अ न्यू कंपनी एंड इट वांट्स टू गो फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग बिजनेस। बिजनेस कोई नया नहीं करने जा रहे, एक्सपेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग बिजनेस। और इट कैन ऑल्सो भी कि आप एग्जिस्टिंग कंपनी है, ऑलरेडी आप एक बिजनेस कर रहे हैं, उसी कंपनी के अंदर कोई और नया बिजनेस स्टार्ट करना, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। मतलब यू आर नॉट अ न्यू कंपनी, और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी, तो दे कैन बी डाइवर्सिफिकेशन। एक्सपेंशन मतलब नेचर ऑफ बिजनेस सेम है जो पहले से हम कर रहे थे, उसको स्केल बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन में वी आर एंटरिंग इनटू अ न्यू बिजनेस इन द सेम कंपनी, या कंपनी नहीं सेटअप हुई है, नया बिजनेस है आपको। ये सब पॉसिबिलिटी। आपको क्या लगता है कि इन सारी चीजों के लिए फंड चाहिए?
Whereas new company, it's required for starting the business, it requires the funds. For expansion of the existing business, again funds are required. For an existing company, in order to enter into a new business, diversification, again funds are required. तो अल्टीमेटली बिजनेस में बोलते हैं चाहे नया बिजनेस हो या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस हो, और हमेशा बोलते हैं बिजनेस में हमेशा एक्सपेंशन की बात होती रहती है. आप कितने भी अच्छे लेवल पे स्टैब्लिश हैं और क्या बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, और क्या नया बिजनेस कर सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन, क्या कोई नई कंपनी बनाएगी और कोई नया बिजनेस कर सकते हैं, ये सब चलता रहता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, सब चीजें आप जानते हैं. एंड इन सारी सिचुएशन में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है फंड्स, कि वी नीड फंड्स फॉर ऑल दीज थिंग्स, वेदर we are setting up a new company for doing a new business, or we want to go for expansion of the existing business का scale बढ़ाना चाहते हैं, और we want to go for diversification into the existing company by doing a new business in the same company. पहले से हम एक business कर रहे हैं और नए business हम same company में करना चाहते हैं. तो इन सारी situations में ultimately funds की requirement होती है. अच्छा, जो funds की requirement को हम कैसे पूरा करेंगे और किस किस तरीके से पूरा करेंगे, that is basically तो arranging the, कह सकते हैं, I can write in one sentence, that is the arranging the funds for corporates for doing the new business, for expansion, for diversification, etc. This is technically called it funding. जो funds को हम arrange करते हैं, this process is called funding. And since we are arranging the funds for a corporate, तो क्या नाम पड़ गया? Corporate funding. We are arranging the funds for corporates. Why? So that they can do the new business by setting up new company, expansion or diversification. This process of arranging the funds for a corporates in all these situations, new business, expansion, diversification, this process is technically called as the funding. This process is technically called as the funding corporate. और जो हम corporates के लिए कर रहे हैं तो क्या नाम पड़ गया? Corporate funding. अच्छा, एक जैसे एक बहुत सिंपल सी एक लैंग्वेज बात करते हैं. कई बार हम कई सारे आइडियाज डिस्कस करते हैं, यार मैं ये नया काम करना चाहता हूँ किसी भी फॉर्म में, जरूरी नहीं कंपनी बना के, हम यहाँ कॉर्पोरेट से कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, किसी भी आप पार्टनरशिप फॉर्म बना के, प्रोप्राइटरी कंसर्न, कुछ भी ले लीजिए आप, तो दिमाग में एक सवाल हमेशा उठेगा, क्या ये बिजनेस करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? फिर आप सोचते हैं साहब पैसा मेरे पास कुछ इंटरनल, मेरे पास कुछ सेविंग्स हैं, इंटरनल एक्रूवल्स, मैं बैंक से लोन ले लूँगा, अगर हम कंपनी बना के हम कुछ शेयर इशू करेंगे, उसके थ्रू फंड रेज करेंगे, तो डोंट थिंक वो सारी बातें हम सोच रहे हैं कि मेरे पास कुछ सेविंग्स है, उस पैसे को मैं यूज कर लूंगा एंड मैं कोई बैंक से लोन ले लूंगा, मैं अपने किसी फ्रेंड को कन्विंस करूंगा, किसी इन्वेस्टर को ढूंढूंगा जो मेरे बिजनेस में पैसा लगाए, मैं शेयर्स इशू करके फंड रेज करूँ. डोंट थिंक ये सारी एक्टिविटी क्या है? वी आर ट्राइंग टू अरेंज द फंड्स in order to finance that particular business, and that process is technically called as the funding. And when we are talking this funding in the context of companies or corporates, we are calling it corporate funding, we are calling it the corporate funding. तो आई होप एक मोटा मोटा एक आपको आइडिया समझ में आएगा सब कॉर्पोरेट फंडिंग किसी को बोलते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म कॉर्पोरेट फंडिंग. अभी हम बात करें कॉर्पोरेट फंडिंग बहुत तरीके से हो सकती है, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग द कॉर्पोरेट फंडिंग, विल डिस्कस दैट मेथड्स ऑफ कॉर्पोरेट फंडिंग. अब इसी के साथ हम बात करते हैं एक जगह we discuss about the methods of corporate funding. कॉर्पोरेट फंडिंग के क्या क्या हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं. वी हैव फर्स्ट इज दैट इज द debt funding, funding in the form of debts, borrowing. अब डेट फंडिंग को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फंड बेस्ड, नॉन फंड बेस्ड. मतलब डेट में जहां फंड आ रहा है और जहां फंड नहीं आ रहा, फंड के बला कुछ फैसिलिटी आ रही है. मैं एक एग्जांपल दूंगा. डेट फंडिंग में जो हम फंड बेस की बात करें, वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी, समथिंग लाइक दैट एटसेट्रा.
अच्छा, एक कंपनी जब डिवेंचर इशू करके फंड रेज करती है तो कह सकते कंपनी डेट फंडिंग, बोरिंग, फंड्स अरेंज करें इन द फॉर्म डेट, बोरिंग। बॉन्ड सिमिलरली, किसी बैंक से आप वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं, और वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी के बारे में डिटेल में आप आगे पढ़ेंगे, आपके चैप्टर्स हैं इस पेपर के अंदर। बट अदरवाइज एक चीज बताइए, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा, आपने एग्जीक्यूटिव में भी कहीं ना कहीं या प्रोफेशनल में भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि साहब जब हम बैंक से वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी लेते हैं तो एक बैंक में अकाउंट खुलता है, दैट इज कॉल्ड कैश क्रेडिट अकाउंट, सीसी अकाउंट, और उस अकाउंट के अंदर एक अरेंजमेंट बैंक कर देता है। आम भाषा बोलते हैं बैंक से हमने लिमिट ले रखी है, हम जितना पैसा उस लिमिट के विद इन यूज करेंगे और जितने पीरियड के लिए। तरीका होता है, आपके बिजनेस में कभी पैसा शॉर्ट हो गया तो आप पैसा कैश क्रेडिट अकाउंट जो खुलता है अंडर द वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी, वहां से यूज कर लीजिए, और जब आपका पैसा अरेंज हो गया वापस में जमा करा दिए, तो उतने टाइम का उतने मनी पे जो आपने यूज किया इंटरेस्ट लगता है, एंड दैट इज वर्किंग। उसके लिए एक सीसी अकाउंट खुलता है, कैश क्रेडिट अकाउंट, डिटेल में बात करें। इन सब में अल्टीमेटली कंपनी बोरोइंग के थ्रू फंड रेज करे, कंपनी को फंड्स मिल रहा है। अब हम बात करते हैं नॉन फंड बेस्ड। अच्छा, ये जितने भी मेथड्स हैं, क्योंकि अभी हम सिर्फ कॉर्पोरेट फंडिंग की बात करें, लिस्टिंग की बात हम बाद में करेंगे, और अभी मैंने बताया था कि कॉर्पोरेट फंडिंग पार्ट 1 ऑफ द पेपर है, दैट इज 60 मार्क्स। तो पार्ट 1 के अंदर 12 चैप्टर्स हैं। इन पार्ट 1 ऑफ द पेपर जो आईसीएसई के सिलेबस में, देयर 12 चैप्टर्स। वो अल्टीमेटली सारे के सारे 12 चैप्टर्स जो हैं वो अलग अलग मेथड्स ऑफ कॉर्पोरेट फंडिंग से रिलेटेड, दे आर पर्टेनिंग टू डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉर्पोरेट फंडिंग। ये डिफरेंट मेथड से रिलेटेड है। कोई एक चैप्टर डेट फंडिंग से, डेट फंडिंग में एक चैप्टर फंड बेस के लिए, एक चैप्टर डेट फंडिंग में नॉन फंड बेस के लिए, ऐसे और जो चीजें बताऊं तो सबके अलग अलग चैप्टर्स हैं। इन टोटल वो बेसिकली जो 12 चैप्टर्स हैं, दे आर डिफरेंट चैप्टर्स आर पर्टेनिंग टू डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉर्पोरेट फंडिंग। अलग अलग मेथड्स ऑफ कॉर्पोरेट फंडिंग के जो मेथड्स हैं कॉर्पोरेट फंडिंग के, हर एक मेथड से रिलेटेड अलग अलग क्या वी हैव चैप्टर, एंड इन टोटल वहां पे 12 चैप्टर्स आपके दे रखे इन पार्ट 1, जो ओवरऑल जो आपका कॉर्पोरेट फंडिंग पार्ट 1 ऑफ द पेपर है। नॉन फंड में जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, आपने सुना एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट। ये नॉर्मली इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत यूज होता है। अभी भी टेंशन मत लेना, मैं खाली पेपर का इंट्रो दे रहा हूं अब, क्योंकि नॉन फंड बेस पे पूरा एक चैप्टर होगा, तो ऑब्वियसली डेट फंडिंग में नॉन फंड बेस, तो वहां चैप्टर में डिटेल में हम सारे बात करेंगे, सारी चीज जो अभी हम खाली ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं। होता क्या, जैसे मान लिया एग्जाम्पल, तो एलसी में क्या होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट में मान लिया कोई बाहर से कोई मशीन कोई इंडियन कंपनी इंपोर्ट कर रही। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आपने पेमेंट पहले भेज दी तो एक मन में एक हमेशा एक डाउट रहता है कि बाहर वाली कंपनी आपको मशीन कहीं ना भेजी तो आपका पैसा फंस जाएगा। ऑल्दो रेमेडीज आर देयर बट स्टिल बोलते हैं सब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और बाहर वाला बंदा सोचता मैंने मशीन पहले भेज दिया, पेमेंट नहीं है, बाद में पेमेंट नहीं, तो वो फंस जाएगा। तो उसका तरीका होता है कि बैंकों से हम एक एलसी खुलवाते हैं, मतलब बैंक आपको बेसिकली एलसी इशू करता है इन फेवर ऑफ द अदर पर्सन जो आपको गुड्स मशीन वहां से भेज रहा है। तो एक तरह से बैंक ने होता है कि हमने बैंक एक्चुअली क्या होता है, इंडियन जो इंपोर्टर है वो पूरा पैसा मशीन की जो है जो इंपोर्ट कर रहा है वो बैंक के पास रखवा देगा कि साहब मेरा पैसा बैंक के पास सेव पड़ा है, और बैंक वहां से आपको पेमेंट मिल जाएगी। बैंक उसके बेसिस पे सामने वाले को एक एलसी इशू करता है बेसिकली कि सब रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई हमारा पैसा आ गया, आपने कमिटमेंट पूरी कीजिए, पूरी तरीके से मशीनरी सप्लाई कीजिए, और हम एलसी देते हैं बेसिकली कल के दिन पेमेंट आपको मिलेगी इफ यू फुलफिल योर कमिटमेंट ऑफ सेंडिंग द मशीनरी प्रॉपर्ली एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। तो होता है कि इस केस में बैंक ने एक तरह से आपको एक फाइनेंशियल सर्विस दी है। बैंक, अच्छा बीच में बैंक है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर के बीच में बैंक एश्योरेंस दे रहा है, कैसे था आप इंपोर्टर इंडिया मशीन के तो बाहर वाला एक्सपोर्टर है, तो उसको एश्योरेंस दे रहा है कि भाई आपकी पेमेंट आपको मिलेगी। तो कह सकते हैं सामने वाला काम कि बैंक डिफॉल्ट नहीं करेगा, और आपने पहले ही पैसा बैंक के पास रखवा दिया। इसका मतलब बैंक उसके बेसिस पे उसको अगर वो अपनी कमिटमेंट पूरी करता तो बैंक ने एक एश्योरेंस, दैट इज कॉल्ड एलसी। तो देखा इस केस में बैंक ने हमें फंड थोड़ी दिए हैं, बैंक ने एक एश्योरेंस दी है, लेकिन उससे भी मुझे ट्रांजेक्शन करने में हेल्प मिली। अदरवाइज हो सकता है मैं मशीन इंपोर्ट करने में मुझे दिक्कत हो, तो कैसे ये भी एक तरह से फंडिंग है, डेट फंडिंग है। बैंक उसके लिए चार्जेस लेता है, बैंक टेक्स चार्जेस फॉर दैट, फॉर गिविंग दिस काइंड ऑफ फैसिलिटी, एंड इसको बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। दिस काइंड ऑफ फैसिलिटी गिवन, दिस एलसी, बैंक के तरह एलसी इशू होती है। एक सुना होगा बैंक गारंटी। बहुत सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन में जैसे मान लीजिए कंपनी है किसी से रॉ मटेरियल क्रेडिट पर खरीदना चाहती है, सामने वाला बोलता है कि साहब मैं क्रेडिट पे तो नहीं दूंगा, आपको कल के दिन आप पेमेंट में डिफॉल्ट करें। तो उस केस में क्या होता है, कंपनी ने जो रॉ मटेरियल खरीद रही है ऑन क्रेडिट, किसी बैंक के साथ अरेंजमेंट कर रखा है कि यू एक्ट एज अ गारंटर फर्स्ट, मतलब आप हमारे भी यहाँ पे गारंटी दो। एग्जाम्पल लेते हैं, एज अ पर्सन जिससे एक्स लिमिटेड कंपनी रॉ मटेरियल क्रेडिट पे खरीद रही है, और लेते एसबीआई इज अ बैंक जिसके साथ एक्स लिमिटेड ने अरेंजमेंट किया हुआ है। तो एसबीआई अरेंजमेंट किया होगी आप हमारे लिए गारंटी देंगे, ऑब्वियसली उसके लिए बैंक चार्जेस लेते हैं, काइंड ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, सर्विसेज हैं बैंक दे रहे हैं, इसकी वजह से आप ट्रांजेक्शन कर पा रहे हैं।
तो एक्स लिमिटेड ने मान लिया एसबीआई के साथ टाई अप किया हो कि आप हमारे लिए गारंटी देंगे, यू एक्ट एज ए गारंटर, ठीक है। अमाउंट वगैरह सब डिफाइंड होता है, कितने अमाउंट तक गारंटी देंगे। मान ली एसबीआई ने ए के फेवर में गारंटी इशू कर दी ऑन बिहाफ ऑफ एक्स लिमिटेड। इसका मतलब क्या हुआ, ए क्या हो गया आपका, देखिए क्रेडिटर हो गया जिसने आपको क्रेडिट पे गुड्स दिया। एक्स लिमिटेड प्रिंसिपल डेटर हो गया, आपने कॉन्ट्रैक्ट गारंटी पढ़ा हुआ ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और आपको एसबीआई क्या हो गया, गारंटर श्योरिटी। कल के दिन एक्स लिमिटेड ने अगर डिफॉल्ट किया इन मेकिंग द पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू ए, तो कौन पे करेगा, एसबीआई पे करेगा ए को। तो कहते ए को एक कंफर्ट मिल गया। अच्छा, इस कंफर्ट की वजह क्रेडिट पे माल देने के लिए तैयार है। अच्छा, इसकी वजह से एक्स लिमिटेड को फायदा हुआ। इस ट्रांजेक्शन में एक्स लिमिटेड को जो आपको क्रेडिट माल मिला, क्यों, बिकॉज द गारंटी गिवन बाय द एसबीआई इन फेवर ए, कैसे काइंड ऑफ सर्विस बिंग प्रोवाइड, फाइनेंशियल सर्विस, उसके लिए बैंक चार्ज। लेकिन बैंक अपने कोई पैसा नहीं दे रहा है, बैंक आपको खाली गारंटी लेता है कि ये अगर नहीं दिया तो मैं दूंगा, फिर बाद में आप बैंक आपको एक्स लिमिटेड से रिकवर करेगा। आपने पढ़ा होगा सब कॉन्ट्रैक्ट गारंटी में प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, रूल ऑफ सब्रोगेशन लगता है कि साहब बेसिकली पहले एक्स लिमिटेड रिकवर करा था, बाद में बैंक रिकवर करेगा एक्स लिमिटेड। अगर एक्स लिमिटेड डिफॉल्ट किया उसकी जगह अगर बैंक को पे करना पड़ेगा। लेकिन एक तरह से पहले तो आप इस बात की खाली एश्योरेंस दे रहे हैं, और फ्यूचर में अगर डिफॉल्ट हुआ तो आप पे करेंगे, बैंक पे करेगा क्रेडिटर को, एंड बैंक इन टर्न विल रिकवर फ्रॉम प्रिंसिपल डेटर एंड। लेकिन एक्स्ट्रा बैंक फंड्स नहीं दे रहा है, इसलिए इसका मतलब नॉन फंड बेस्ड। इसका तो ये सब डेट फंडिंग में, और इसके ऊपर चैप्टर मिलेगा आपको, इसके ऊपर चैप्टर मिलेगा, एंड दैट इज द फर्स्ट थिंग, डेट फंडिंग, फंड बेस्ड, नॉन फंड बेस्ड। सेकेंड मेथड ऑफ कॉर्पोरेट फंडिंग, that is the equity funding, वो in the form of debt था, in the form of equity। इसको भी हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पब्लिक इक्विटी फंडिंग, प्राइवेट इक्विटी फंडिंग, and non-fund based। वो ये नॉन फंड बेस्ड डेट के कॉन्टेक्स्ट में था, ये इक्विटी कॉन्टेक्स्ट में। ये क्या देखिए, अच्छा मान लिया कंपनी पब्लिक इशू लाई ऑफ इक्विटी शेयर्स, क्या कंपनी इज रेजिंग द फंड इन द फॉर्म इक्विटी ऑन अ लार्ज स्केल। क्या हो गया, इक्विटी फंडिंग कर रहे हैं इन द फॉर्म पब्लिक फंडिंग, लार्ज स्केल पे पब्लिक से। अच्छा, इस कॉन्टेक्स्ट में तो आपको सारा लॉ वगैरह भी पढ़ना पड़ेगा, ऑब्वियसली पढ़ना पड़ेगा। तो कहते हैं पब्लिक इशू हो गया, दैट इज द पब्लिक फंडिंग, राइट इशू हो गया सारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से। प्राइवेट इक्विटी फंडिंग, आपने सुना होगा प्राइवेट इक्विटी, आजकल बहुत सारे स्टार्टअप बिजनेस के अंदर कोई एक बड़ा इन्वेस्टर अच्छे खासे पैसे लगा देता है, दैट इज प्राइवेट इक्विटी। वहां पे हमको पब्लिक एट लार्ज से फंड रेज नहीं कर रहे, हम इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में फंड रेज कर रहे हैं, बट फ्रॉम 1 इन्वेस्टर, 2 इन्वेस्टर, 5 इन्वेस्टर, दैट इज अ प्राइवेट अरेंजमेंट। जैसे हम कंपनी लॉ में पढ़ते हो ना, पब्लिक इश्यू, प्राइवेट प्लेसमेंट, तो प्राइवेट इक्विटी में बेसिकली क्या, प्राइवेट इक्विटी मतलब फंडिंग इन द फॉर्म प्राइवेट इक्विटी का मतलब क्या है, वहां बेसिकली प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स होगा, और पब्लिक फंडिंग में क्या होगा, पब्लिक इश्यू आएगा। क्या होगा, पब्लिक इश्यू लार्ज स्केल पे। अब आता है नॉन फंड बेस। अच्छा, एक कंपनी मान लिया इक्विटी शेयर का बोनस इशू लाती है, तो अगर आप बोनस शेयर कंपनी ला रही इक्विटी शेयर्स का बोनस इशू, तो क्या कंपनी को फंड्स मिले, नो। आप अगर ईसॉप लाते हैं, क्या फंड्स मिले, नो। थोड़े बहुत फंड मिल सकते हैं, बट ईसॉप का पर्पस रेजिंग द फंड नहीं होता। या स्वेट इक्विटी शेयर, सब पढ़ा आपने, स्वेट इक्विटी शेयर अगेन अब कंपनी एक्ट में आपने पढ़ा स्वेट सेक्शन 54, ईसॉप सेक्शन 62 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी, ठीक है, बोनस इशू सेक्शन 63, ये सारी चीजें। तो ये क्या, यहां भी हम इक्विटी शेयर इशू कर रही कंपनी, बट ऐसा कोई फंड रेज करने के लिए, नाम क्या, नॉन फंड बेस्ड इक्विटी फंडिंग। मतलब बेसिकली इक्विटी के फॉर्म में आप चाहिए कर रहे हैं, बट यहाँ फंड का ऑब्जेक्टिव। हाँ, एक तरह से मेरी जो सोच है कि सब फंडिंग टॉपिक के अंदर ये नहीं आना चाहिए, क्यों, फंड नहीं है सर, दिस इज नॉट द फंड, बट ठीक है इन्होंने दे रखा है। अब देखो इसके ऊपर एक चैप्टर होगा, इक्विटी फंडिंग, पब्लिक फंडिंग, इक्विटी फंडिंग इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक फंडिंग, पब्लिक इशू, राइट इशू, इसके ऊपर एक चैप्टर होगा, इसके ऊपर एक चैप्टर। अब देखो 3 चैप्टर ये हो गए। डेट फंडिंग फंड बेस्ड पे एक चैप्टर होगा, नॉन फंड बेस्ड। मैंने कहा कॉर्पोरेट फंडिंग जो पार्ट 1 ऑफ द पेपर हैविंग द वेटेज ऑफ 60 मार्क, वो बेसिकली उसके अंदर अलग अलग जो मेथड्स ऑफ फंडिंग है। अब पहले डेट का एक मेथड हो गया, डेट में भी डिवाइड कर दिया, फंड बेस्ड, नॉन फंड बेस्ड, इक्विटी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो सबके अलग अलग चैप्टर्स हैं। तो टोटल 12 चैप्टर हैं, वो सब बेसिकली अलग अलग मेथड्स ऑफ फंडिंग के बारे में है, और सब अलग अलग चैप्टर में अलग अलग मेथड ऑफ फंडिंग के बारे में दे रखा है। अच्छा, नॉट ओनली दैट,
आप जितने भी मेथड्स हैं उसमें एक तो पहले कैसे फंडिंग होती है उस मेथड, वो तो डिटेल देंगे, मैकेनिज्म हाउ टू रेज द फंड्स बाय दैट मेथड। लेकिन एक कॉर्पोरेट किसी भी मेथड से फंडिंग करें, जो भी हम पढ़ेंगे सारे मेथड्स, क्या हर मेथड में कुछ ना कुछ लीगल रिक्वायरमेंट भी होगी, कुछ ना कुछ लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब ऐसा करने के लिए। जैसे यही पब्लिक इशू है, आपको पब्लिक इशू ऑफ इक्विटी शेयर लाना है, तो डोंट डू लॉट ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट, कंपनीज एक्ट भी लगेगा, सेबी एक्ट भी लगेगा, सेबी इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2018 में अप्लाई होगा, तो क्या लीगल फ्रेमवर्क है। तो बेसिकली हम सारे चैप्टर में मेथड और मैकेनिज्म तो पढ़ेंगे, फंड्स कैसे रेज करते हैं, पर साथ में उसका लीगल पार्ट, क्योंकि कंपनी से देखिए आप जिस कंपनी में काम करेंगे तो आप मैनेजमेंट को ये तो गाइड कर ही सकते हैं कि साहब बेसिकली हम नए बिजनेस के लिए, एक्सपेंशन के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए हमारे लिए क्या बेस्ट मेथड है फंडिंग का, हम क्या क्या ऑप्शन। अच्छा, कई बार हम हाइब्रिड भी कर सकते हैं, कुछ फंड एक प्रोजेक्ट के लिए हमने एक मेथड से रेज किया, कुछ फंड, और ज्यादातर लोग हाइब्रिड ही करते हैं, ये नहीं कि सारा फंड हम एक ही मेथड से रेज करें फॉर अ पर्टिकुलर बिजनेस, नो, ठीक है, कुछ में एक मेथड है, कुछ दूसरे मेथड से। लेकिन एक तो जब कंपनी सेक्रेटरी आप गाइड कर सकते हैं मैनेजमेंट को कि सर हमारे लिए बेस्ट तरीका क्या है, क्या क्या हमें ऑप्शंस यूज करने चाहिए फॉर रेजिंग द फंड। फिर उसका लीगल फ्रेमवर्क, कंपनी सेक्रेटरी बीइंग द एक्सपर्ट इन द कॉर्पोरेट लॉ मैटर्स, तो आपको वो लीगल, तो आपके इसलिए सिलेबस में हर एक चैप्टर में पहले तो मेथड ऑफ फंडिंग डिस्कस किया हुआ है, फिर उसका लीगल फ्रेमवर्क। जैसे आप ये पढ़ेंगे तो पब्लिक फंडिंग, इसके अंदर पूरा सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 सिलेबस आपके डिटेल में, ठीक है। अच्छा, अगर हम डेट की बात करें, डेट के अंदर इफ यू टॉक अबाउट द डिवेंचर, तो इसमें कंपनी के प्रोविजन आएंगे और भी चीजें आएंगी। अगर हम इनकी बात करें, इसमें बैंकिंग लॉज भी आ जाएंगे, बैंकिंग रेगुलेशंस भी आएंगे। मतलब बेसिकली हर मेथड ऑफ फंडिंग, हर एक चैप्टर, अलग अलग चैप्टर बेसिकली अलग अलग मेथड ऑफ फंडिंग से रिलेटेड है, और 12 चैप्टर मैंने टोटल बताए, और हर एक चैप्टर के अंदर एक तो पूरा मैकेनिज्म है, मेथड्स, और साथ में मेनली लीगल फ्रेमवर्क कि साहब इस तरीके से फंड रेज करने की, इस मेथड से, व्हाट आर द लॉज वी नीड टू कंप्लाई विद। तो एज ए कंपनी सेक्रेटरी मेन तो हमारा यही काम है, और इसलिए इतने डिटेल में सारे लॉज दे रखे हैं एंड रिगार्डिंग द डिफरेंट मेथड्स ऑफ रेजिंग द फंड फॉर द कॉर्पोरेट्स। तीसरा हम बोल सकते हैं इसके अंदर, पहला होगा डेट फंडिंग, सेकंड होगा इक्विटी फंडिंग, तीसरा हम बोल सकते हैं फॉरेन फंडिंग। मतलब एक इंडियन कंपनी फॉरेन सोर्सेज से फंडिंग रेज कर रही है, फॉरेन फंडिंग मतलब रेजिंग द फंड फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंडियन कंपनी जीडीआर इशू लाती है, ग्लोबल डिपॉजिट रिसीट, जीडीआर, इन दैट केस ग्लोबल डिपॉजिट रिसीट अगर ये लाती है, क्या इंटरनेशनल मार्केट से फंड रेज करें, इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है अमेरिकन डिपॉजिट रिसीट, सब पढ़ेंगे अब इसके ऊपर चैप्टर है। ये दोनों माना जाता है कि एक इंडियन कंपनी अगर जीडीआर ईडीआर के फॉर्म में फंड रेज करे, माना जाता है सब इक्विटी के कैपिटल के फॉर्म में आप फंड रेज करें, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट से फॉरेन फंडिंग मतलब फंड्स इंडियन कॉर्पोरेट को मिला फ्रॉम फॉरेन सोर्स। लेकिन होता है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग, ईसीबी, ये भी नाम तो एक्सटर्नल मतलब बाहर से आप कॉमर्शियल बोरिंग कर रहे हैं, एक्सटर्नल सोर्स से इंडियन कॉर्पोरेट, ये डेट मानते हैं। तो कैसे थे अभी जो डेट फंडिंग इक्विटी फंडिंग वो तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात किया था कि डेट फंडिंग इक्विटी फंडिंग, ये एक इंडियन कॉर्पोरेट फॉरेन सोर्स से फॉरेन फंडिंग, उसमें दोनों इक्विटी भी डेट भी है, तो इसके ऊपर चैप्टर होगा, ठीक है। उसके लीगल फ्रेमवर्क एंड ऑल दैट सारी हम बात करेंगे। ईसीबी पॉलिसी क्या है आपको आरबीआई की, ये जीडीआर ईडीआर से रिलेटेड लीगल फ्रेमवर्क के हम बात करेंगे आपको। अच्छा, जीडीआर ईडीआर को एक चीज देखिए, आपको अपने एग्जीक्यूटिव में थोड़ा फेमा पढ़ा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, उसमें आपने पढ़ा एफडीआई पॉलिसी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। वहां आता है कि सब जीडीआर ईडीआर के फॉर्म में भी एक इंडियन कंपनी अगर फंड रेज करती है वो भी एफडीआई के पार्ट में आता है। तो सोच के देखिए, अगर एक इंडियन कंपनी फॉरेन फंडिंग में इस मेथड से अगर फंड रेज कर रही है जीडीआई इशू करके, इसका तो एफडीआई कर रही है। जब एफडीआई मतलब बाहर से इंडियन कंपनी को पैसा मिल रहा है, तो एफडीआई करे तो क्या फीमा की एफडीआई पॉलिसी भी अप्लाई होगी, तो लीगल फ्रेमवर्क में एफडीआई पॉलिसी भी पार्ट हो जाएगा। मतलब बेसिकली आपको हर एक मेथड के साथ मेथड तो समझना ही है, साथ में उसका लीगल पार्ट भी समझना है। फीमा लगेगा, एफडीआई पॉलिसी लगेगी, ऑब्वियसली कंपनी एक्ट लगेगा, ठीक है, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, मतलब लीगल फ्रेमवर्क साथ साथ चलेगा, सेबी एक्ट लगेगा, डिपॉजिट इलेक्ट्रॉनिक मोड में इशू का डिपॉजिट एक्ट लगेगा, ठीक है। एनीवे मतलब वो लीगल फ्रेमवर्क तो चैप्टर्स में आएगा तो मतलब, लेकिन मैं साथ साथ समझा रहा हूँ कि आप हर एक मेथड के साथ लीगल फ्रेमवर्क लॉज सारे, तो हर एक चैप्टर में साथ में लॉज भी रहेंगे आपको, ठीक है। मैकेनिज्म तो रहेगा सब कैसे ट्रांजेक्शन होती है, बट क्वेश्चन ही इट इज ऑल गवर्न बाय द लॉज। जो भी रेलिवेंट लॉज हर एक मेथड ऑफ फंडिंग अप्लाई होंगे, वो सारे लॉज हम हर एक चैप्टर में आपको पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम मेथड बोल सकते हैं अदर कॉमर्शियल टूल्स। और क्या कॉमर्शियल टूल्स हमारे पास जिसके थ्रू
इंडियन कॉर्पोरेट्स कैन रेज द फंड्स। उसमें वे कह सकते हैं इंटर कॉर्पोरेट लोन्स, नाम से पता लग रहा है कि साहब एक कंपनी दूसरे कंपनी को लोन दे रही है। एक सोच के देखिए, एक कंपनी के पास मान लीजिए सरप्लस पैसा है और दूसरे कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट है, और जिसका सरप्लस पैसा वो 3 महीने 4 महीने 6 महीने के लिए लेंड कर सकते हैं, तो आपको उस पर कुछ कमाई होगी। तो आप लेंड कर दिए, सामने वाला बोरो करे, उसकी भी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, आपकी भी रिक्वायरमेंट। अच्छा देखो, अगर मैं लीगल फ्रेम की बात करें, इसमें कंपनी जगह सेक्शन 186 लगेगा। आपने कंपनी एक्ट में पढ़ा सेक्शन 186, लोन से इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी। तो जो लोन दे रही है, अच्छा जो बोरो कर रही है जो कंपनी, मान ली एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को लेंड कर रही है, एक्स लिमिटेड लेंडर, वाई लिमिटेड बोरो है, तो एक्स लिमिटेड 186 लगेगा, और वाई लिमिटेड जो बोरो कर रही है सेक्शन 180, याद है सेक्शन 180 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी, जहां पे आपको देखा सब एक एक्सटेंट तक बोरिंग बोर्ड की पावर एब्सोल्यूट है, उसके बियॉन्ड जाएंगे तो शोल्डर अप्रूवल रिक्वायर्ड बाय एसआर, वो सारे वो सब लीगल फ्रेमवर्क साथ साथ चलेगा। एक्चुअली क्या इस पेपर में जितना लीगल फ्रेमवर्क है, आपने टुकड़ों में बिट्स एंड पीसेस में कहीं कहीं अलग अलग लॉ में नॉट नेसेसरी 100% पढ़ा, लेकिन काफी सारी चीजें आपने पढ़ रखी टुकड़ों में, कहीं कहीं कुछ कंपनी एक्ट में इंटर में पढ़ रखा है, कुछ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का पेपर आपको मॉड्यूल 2 में उसमें पढ़ रखा होगा, कुछ आपने अलग अलग कैपिटल मार्केट वाले पेपर पढ़ रखा होगा, कुछ आपने फेमा इकोनॉमिक कॉमर्शियल लॉ में या न्यू सिलेबस में इकोनॉमिक बिजनेस कॉमर्शियल लॉ के अंदर पढ़ रखा होगा। मतलब अलग अलग बेसिकली 4 जगह कुछ कुछ चीजें आपने पढ़ रखी, उस सारी चीजें यहाँ समागम है, कह सकते हैं सब चीजें मिक्स होकर यहाँ अप्लाई हो रही है। बैंकिंग बात करेंगे, फेमा की बात करेंगे, एफडीआई पॉलिसी, मल्टीपल लीगल फ्रेमवर्क तो ऑब्वियसली सार। अदर कॉमर्शियल टूल में डिपॉजिट्स की बात करते हैं, कैन अ कंपनी बोरो द मनी बाय टेकिंग द डिपॉजिट्स, कंपनी लॉ में पढ़ा होगा। नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनीज दे कैन टेक द डिपॉजिट्स बाय कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एंड ऑल दैट। एनबीएफसी और बैंक्स अगर रेज करना था डिपॉजिट, आप जानते हैं उस पर आरबीआई के रेगुलेशन लगते हैं, उनके अलग नॉर्म्स चलते हैं, लेकिन वो भी डिपॉजिट के फॉर्म में, तो ये भी एक तरीका है। एंड द लास्ट में एक और मेथड, उसके बाद एक कंप्लीट चैप्टर आपका अगेन नॉन कन्वर्टिबल redeemable preference shares. In short, we call NCRPS, non-convertible redeemable preference shares. Non-convertible redeemable preference, ये क्या चीज देखिए, ये नया कंसेप्ट है और 2013 में सेबी ने इससे रिलेटेड एक नए रेगुलेशन बनाए इन द ईयर 2013, और इसके बाद एक कंप्लीट चैप्टर वहां वो सेबी रेगुलेशन पढ़ेंगे जो 2000 रिलेटिंग टू दिस। ये क्या देखिए, बेसिकली ये प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ये भी एक मेथड ऑफ फंड रेज करने का। मान लीजिए कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है, जो फ्यूचर में रिडीम होगा, मतलब जिसको भी इशू किया था फ्यूचर में आप वापस लेंगे, उसे पेमेंट करेंगे, और ये इक्विटी में कन्वर्टिबल नहीं है, ना ऑप्शन होता है ना मैंडेट। एक तो था कंपल्सरी कन्वर्टिबल, ऑप्शनली कन्वर्ट, नो, ये कन्वर्टेबल है ही नहीं, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं हुआ, ना तो ऑप्शनली कन्वर्टेबल होता है ना मैंडेटरी, ठीक है, कंपल्सरी कन्वर्टेबल, ये हमेशा रिडीम होगा। इस तरह के प्रेफरेंस शेयर की आजकल कुछ जगह डिमांड बढ़ गई। किस कैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लिया एक नई नई कंपनी है और जिसके अंदर आप कुछ लोगों से, बड़े बड़े इन्वेस्टर से फंड रेज करना चाहते हैं, और डेट के फॉर्म में अगर आप फंड रेज करते हैं, मान लिया आप बड़े इन्वेस्टर को डिवेंचर इशू करते हैं, तो कह सकते हैं वहां कहीं ना कंट्रोल नहीं होता, और प्योर इक्विटी में करते हैं तो इक्विटी में इक्विटी शेयर, तो उसमें दिक्कत क्या होती है कि फ्यूचर में एग्जिट कैसे करेगा। अगर मान लिया अनलिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड में तो दिक्कत नहीं, अनलिस्टेड कंपनी अगर इक्विटी शेयर, वो अनलिस्टेड कंपनी इक्विटी शेयर किसी इन्वेस्टर को इशू कर देती है, तो फ्यूचर में एग्जिट कैसे करेगा। आप जानते हैं अनलिस्टेड कंपनी के शेयर वैसे ट्रांसफरेबल, लेकिन लिक्विडिटी प्रॉब्लम होती है, बायर मिलेगा नहीं मिलेगा। डेट में दिक्कत है कि सब एक्चुअली डेट के अंदर कि आपको वो कंट्रोल ही नहीं है आपका, ठीक है। तो वो लोग वैसी कंपनी के अंदर जो बड़े इन्वेस्टर्स में पैसा लगाते हैं, बोलते हैं ऐसा करो आप हमें प्रेफरेंस शेयर इशू कर दो। एडवांटेज क्या है, अगर इक्विटी शेयर इशू करोगे तो इक्विटी शेयर के ऊपर डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं, क्योंकि पहले आप जानते हैं डिविडेंड में प्रायोरिटी किसको होती है, प्रेफरेंस शेयर को। तो प्रेफरेंस शेयर इन कंपेरिजन टू इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर लेने का फायदा इन्वेस्टर को क्या है कि साहब डिविडेंड पहले मुझे मिलेगा, देन इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है, तो ये फायदा है। दूसरा, इक्विटी शेयर में रिडम्पशन का कंसेप्ट नहीं होता, और एग्जिट, वहां पे एग्जिट में दिक्कत होगी बाय द इन्वेस्टर, लेकिन ये रिडीमेबल है, फ्यूचर में रिडीम होना ही होना है, तो क्या हुआ, आप जब रिडीम होगा तो आप एग्जिट करके आपकी इन्वेस्टमेंट, आपको पैसा वापस मिल गया। तो ऐसी अब इस दो ये एडवांटेज फ्यूचर में कि आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। दूसरा, डिविडेंड में प्रायोरिटी मिलेगी इन कंपेरिजन टू इक्विटी शेयर।
तो एक तरह से डेट की तरह ही हो गया, क्योंकि एक चीज डेट पे एश्योर्ड रिटर्न होता है, क्या प्रेफरेंस शेयर पे भी फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है, एंड दैट इज ट्रू इज पेड इन प्रायोरिटी टू द डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर। तो उस एंगल देखा जाए एक तो फिक्स है जस्ट लाइक ऑन द डेट डिवेंचर्स वेयर होता है फिक्स रिटर्न, दूसरा प्रायोरिटी पे इनकम है इक्विटी, और दूसरा एग्जिट अपॉर्चुनिटी भी है। तो मल्टीपल, और ये नॉन कन्वर्टेबल, कभी भी कहते हैं ना कंपनी इसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दे कंपल्सरी ऑप्शन, नो अलाउड ही नहीं है। तो कैसे ये नया तरह का इंस्ट्रूमेंट मार्केट में आया, और इस तरह के बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर नए नए स्टार्टअप में इस तरह के इंस्ट्रूमेंट के थ्रू फंड दे रहे हैं। ऐसे इंस्ट्रूमेंट हम इश्यू कर दो हम फंड दे देंगे, तो उनको पता है फ्यूचर में एग्जिट अपॉर्चुनिटी भी है, और जब तक एग्जिट नहीं करते तब तक हमें प्रायोरिटी से डिविडेंड मिलेगा, वो भी एश्योर्ड डिविडेंड, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, और भी प्रायोरिटी इन कंपैरिजन टू द डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर। तो उस कारण से इस तरह का इंस्ट्रूमेंट पॉपुलर हुआ, और जब इस तरह के इंस्ट्रूमेंट कंपनी इशू करने लगी तो इसको रेगुलेट करने के लिए सेबी ने 2013 में एक नया रेगुलेशन बनाया, एंड इसलिए उस कॉन्टेक्स्ट में आपका पूरा एक चैप्टर है। कह सकते हैं ये भी एक मेथड ऑफ रेजिंग द फंड्स फॉर द कॉर्पोरेट इन द कॉन्टेक्स्ट स्पेसिस स्टार्टअप्स एंड ऑल दैट, वेयर some investors want to invest but they want some kind of facility like exit opportunity, assured return, return in priority to the return on the equity share, उनसे ज़्यादा प्रायोरिटी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में दिस ए वेरी रेलिवेंट थिंग। तो ये नई चीज़ है और इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है। तो ओवरऑल हमने जो मेथड्स ऑफ फंडिंग पढ़े तो 5 पार्ट में डिवाइड किया, 5 ब्रॉड हेडिंग आपको, दैट इज द डेट फंडिंग, उसको फिर फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया, फंड बेस्ड नॉन फंड बेस्ड। इक्विटी फंडिंग उसको फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया, पब्लिक इक्विटी में लार्ज स्केल पे, प्राइवेट फंडिंग एंड नॉन फंड बेस्ड, जहाँ फंड नहीं रेज करे, जैसे बोनस शेयर, स्वेट इक्विटी, ईसॉप एंड ऑल दैट। देन फॉरेन बाहर से आप फंड्स रेज कर रहे हैं, चाहे इक्विटी के फॉर्म में चाहे डेट के फॉर्म में, ठीक है, उसमें एडीआर, जीडीआर, ईसीबी वगैरह सब आ गया। देन कुछ और चीज अदर कॉमर्शियल टूल्स जैसे आपका इंटर कॉर्पोरेट लोन, डिपॉजिट एक्सेट्रा, एंड लास्ट में आपका नॉन कन्वर्टेड रेडीमेड प्रेफरेंस शेयर। तो ओवरऑल ये 5 हेडिंग होगी, बट इन 5 हेडिंग से रिलेटेड ये मेन हेडिंग होगी, पर हर एक हेडिंग है तो कई सारी सब हेडिंग्स है, एंड ओवरऑल वी हैव 12 चैप्टर्स रिलेटिंग टू ऑल दिस मेथड्स ऑफ द कॉर्पोरेट फंडिंग और रेजिंग द फंड्स फॉर द कॉर्पोरेट्स। अच्छा, इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, ये सारे जितने ही मेथड्स हैं, अगर मैं इसको किसी मेथड से, तो क्या अलग अलग मेथड के कॉन्टेक्स्ट में क्या अलग अलग लॉज लगे, तो ओवरऑल अगर मैं लीगल फ्रेमवर्क की बात करूं, ओवरऑल मैं लीगल फ्रेमवर्क की बात करूं कि साहब लीगल फ्रेमवर्क क्या होगा, हाँ वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट हो तो चैप्टर पढ़ेंगे तो पता लग ही जाएगा। बट इफ यू टॉक अबाउट द लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉर्पोरेट फंडिंग, तो कह सकते हैं इसमें ये सारे लॉज अप्लाई होंगे। कंपनीज एक्ट 2013, अच्छा जब मैं एक्ट बोला तो ऑटोमेटिकली इंप्लाइड रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, वो सब अपने आप ऑटोमेटिकली। तो आप जैसे लॉ की हम बात करें, इट्स नॉट ओनली एक्ट, आप कहते हैं ऑटोमेटिकली प्लस रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स एक्सेट्रा, ऑटोमेटिकली है। देन सेबी एक्ट 1992, ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मेथड में अलग अलग लॉ लगेंगे, एक में 2 लॉ लगेंगे, 4 में लगेंगे, 5 लगेंगे, वो देखना पड़ेगा, तो अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, मैं तो ओवरऑल एक बता रहा हूँ। देन सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 SCRA, देन यू हैव डिपॉजिटरीज एक्ट, ये सब कैपिटल मार्केट लॉज हैं। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर सिक्योरिटी डिपॉजिट एक्ट जो लगेगा, आप पब्लिक इशू वगैरह ला रहे हैं, इस राइट इशू वगैरह, लिस्टेड कंपनी कुछ कर रही थी, सब जो लॉ लगेगा, कोई भी कंपनी कोई कंपनी चेक तो लगेगा आपको, लिस्टेड और लिस्टेड कुछ भी हो। देन फेमा, अभी हमने पढ़ा सा फॉरेन फंडिंग, अब एडीआर, जीडीआर, ईसीबी, क्या इसके अंदर कंपनी चेक के प्रोविजन तो लगेंगे साथ में, अगर आप कंपनी है बोरिंग कर रहे हैं, बाहर से फंड रेज कर रहे हैं, साथ में फेमा भी लगेगा। एफडीआई पॉलिसी, अभी मैंने बताया था एडीआर, जीडीआर से क्या, सब पार्ट ऑफ एफडीआई, सब पार्ट ऑफ एफडीआई, तो ऑटोमेटिक एफडीआई पॉलिसी भी लगेगी, ये वैसे है फेमा से रिलेटेड ही। आरबीआई एक्ट, अच्छा एक चीज बताइए, फेमा में रेगुलेटर कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और आरबीआई इटसेल्फ भी गवर्न बाय आरबीआई एक्ट। अगेन तो ये तीनों, इसको ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को। कंपनीज एक्ट अलग हो गया जो सारी कंपनीज के लिए, एक ये तीनों कैपिटल मार्केट लॉज हो गए, सेबी एक्ट, SCRA, डिपॉजिट एक्ट, और ये तीनों इंटर रिलेटेड है बेसिकली, आरबीआई, आरबीआई से रिलेटेड, फेमा, एफडीआई पॉलिसी, ऑल दैट, ये सारे, और सबके साथ में रूल्स, रेगुलेशंस एंड ऑल दैट, तो नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स एंड ऑल दैट। तो ये लीगल, तो ये अलग अलग जितने मेथड्स ऑफ कॉर्पोरेट फंडिंग के अलग अलग चैप्टर पढ़ेंगे, उन सब में सारे लॉज का रेफरेंस आता रहेगा, ये सब किस कॉन्टेक्स्ट में कौन से लॉ से वो रेगुलेट हो रहा है, वो सारी बातें हम पढ़ते रहेंगे। नाउ ब्रीफली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ द पेपर ऑफ
that is the listing in stock exchanges. Part 2, which has the weightage of 40 marks, that is listing in stock exchanges. Listing in stock exchanges. Here we have 4 chapters. पार्ट 1 जो कि 60 नंबर का था कॉर्पोरेट फंडिंग, वहां 12 चैप्टर थे. पार्ट 2 40 नंबर का, जहां 4 चैप्टर हैं. टोटल 16 चैप्टर्स हैं. 12 + 4 60 और 40 मार्क्स का है. वहां 12 चैप्टर्स हैं, यहां 4 चैप्टर्स. एक चीज देखिए आप, अभी हमने कॉर्पोरेट फंडिंग में कंसेप्ट पढ़ा इक्विटी फंडिंग और पब्लिक फंडिंग, मतलब पब्लिक इशू ला रहे हैं इक्विटी शेयर्स का. अच्छा, जब पब्लिक इशू ला रहे हैं इक्विटी शेयर्स का, तो क्या उस केस में लिस्टिंग कराना मैंडेटरी होगा ऑन द स्टॉक एक्सचेंज? सेक्शन 40 ऑफ कंपनीज एक्ट, यू नो दैट इज अ मैंडेटरी कि आपको लिस्टिंग कराना, पब्लिक इशू ला रहे हैं. तो क्या आप लिस्टिंग कराएंगे उस केस में? तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था स्टार्टिंग ऑफ दिस टुडेज लेक्चर कि साहब ये इंटरलिंक हो जाता है. फंडिंग में कई जगह लिस्टिंग मस्ट हो जाती है. अच्छा, लॉ में कई जगह लिस्टिंग मैंडेटरी हो गया, सो दैट पीपल गेट द लिक्विडिटी. अच्छा, मैंने कई जगह, जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए उनको पता होगा कि साहब कम लॉ में क्यों मैंडेटरी का पब्लिक इशू का लिस्टिंग. और अगर आप पब्लिक इशू ना जैसे प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं तो वहां भी लिस्टिंग करा सकते हैं, बट ऑप्शन होता है. लेकिन आप पब्लिक इशू लाखों लोगों से आप फंड रेज कर रहे हो लार्ज स्केल, तो आपको ये एश्योरेंस तो देनी पड़ेगी साहब कल के दिन यू वांट टू एग्जिट फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट, तो वी आर गेटिंग योर शेयर्स लिस्टेड. जो शेयर्स हमने आपको इशू किए हैं जिससे हम फंड रेज किया, वी आर गेटिंग द लिस्टिंग डन ऑन द स्टॉक एक्सचेंज. अच्छा, बिना लिस्टिंग की ट्रेडिंग नहीं होगी. तो वंस वी गेट इट लिस्टेड, ट्रेडिंग विल स्टार्ट. आप वहां बेचना चाहे ट्रेड मतलब सेल कर सकते हैं, यू कैन एग्जिट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट. दैट काइंड ऑफ फैसिलिटी अट्रैक्ट्स द इन्वेस्टर टू अप्लाई इन द पब्लिक इशू. अगर ये फैसिलिटी नहीं देंगे तो लोग अप्लाई ही नहीं करेंगे पब्लिक इशू. अप्लाई नहीं करेंगे तो आपका पब्लिक इशू फ्लॉ हो जाएगा. इसलिए तो लॉ में मैंडेटरी का रखा है. और आते हैं लेट्स से एक कंपनी फॉरेन फंडिंग कर रही है. अच्छा, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं. कैन इंडियन कंपनी रेज द फंड्स इन द फॉर्म ऑफ डेट फंडिंग बाय इशूइंग डिवेंचर्स, दैट टू बाय वे ऑफ पब्लिक इशू? अगर डिवेंचर्स का तो पब्लिक इशू आ सकता है. अगर डिवेंचर का अगेन वहां लिस्टिंग कराना मैंडेटरी होगा. अगेन लिस्टिंग कंसेप्ट आ गया. तो कहते हैं फंडिंग के साथ नॉट नेसेसरली हर फंडिंग के साथ लिस्टिंग कंसेप्ट आए, लेकिन कई जगह आएगा. ठीक है, कई जगह आएगा. अब आते हैं एक और कंसेप्ट, फॉरेन फंडिंग. मान लो एक इंडियन कंपनी जीडीआर इशू कर रही है, उसके थ्रू फंड रेज कर रही है. तो आप इसका जो लीगल फ्रेमवर्क पढ़ोगे तो इट इज मैंडेटरी कि जब जीडीआर आप इंडिया के बाहर जहां जिस भी कंट्री में इशू कर रहे हैं और जिस भी कंट्री के इन्वेस्टर से आप फंड रेज कर रहे हैं बाय इशूइंग द जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिट रिसीट, आपको बाहर के स्टॉक, फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में उन जीडीआर की लिस्टिंग कराना मैंडेटरी है. यू हैव टू गेट दो जीडीआर लिस्टेड ऑन द फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज, मैंडेटरी. अगेन अब यहां लिस्टिंग के इंटरनेशनल लेवल पे ऑन द इन द फॉरेन स्टॉक लाइक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, एनवाईएससी, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज, वहां पे आपको लिस्टिंग कराना मैंडेटरी होगा इन द केस ऑफ जीडीआर. तो अभी देखो आप जितनी भी लिस्टिंग एग्जांपल दे रहा हूं, पब्लिक इशू ला रहे हैं, इक्विटी फंडिंग, पब्लिक फंडिंग, डेट में आप डिवेंचर का पब्लिक इशू ला रहे हैं, फॉरेन फंडिंग कर रहे हैं. तो आप देख रहे हो कई जगह देज कंसेप्ट ऑफ लिस्टिंग, देज कंसेप्ट ऑफ लिस्टिंग. ये तो मैं मैंडेटरी बता रहा हूँ. इसके अलावा और भी कॉन्टेक्स्ट में जहां मैंडेटरी नहीं भी है, कंपनी का करवाना चाहे करवा सकती है लिस्टिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, सो दैट इन्वेस्टर कैन गेट द लिक्विडिटी एंड आप जब चाहे एग्जिट कर सकते हैं फ्रॉम योर. और कई जगह तो लॉ में मैंडेटरी जब आप पब्लिक इशू लाएंगे, चाहे इक्विटी शेयर का, डिवेंचर का, या फॉरेन फंडिंग कराएंगे इन द फॉर्म ऑफ जीडीआर, एडीआर, तो इन सब कॉन्टेक्स्ट में तो लिस्टिंग इज मैंडेटरी. एंड अभी मैंने कहा कुछ जगह लिस्टिंग इंडिया में होगी, कुछ जगह लिस्टिंग आउटसाइड इंडिया, इंटरनेशनल लिस्टिंग. ठीक है, एंड दैट इज व्हाट इज द, तो कह सकते हैं लिस्टिंग का भी जो कंसेप्ट है, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, दे आर प्रोवाइडिंग द लिक्विडिटी टू द इन्वेस्टर. ये जो कंसेप्ट है क्या अल्टीमेटली इज कनेक्टेड विद, इट इज अल्टीमेटली कनेक्टेड विद द कॉर्पोरेट फंडिंग, उसके साथ ही लिंक है. ऐसे पूरा पेपर बना कॉर्पोरेट फंडिंग लिस्टिंग इन द स्टॉक एक्सचेंज. अच्छा, जब लिस्टिंग होगी तो इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं. लिस्टिंग को वी कैन डिवाइड इन टू पार्ट्स. इंडियन लिस्टिंग, अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि आप इंडिया में पब्लिक इशू ला रहे हैं इक्विटी शेयर का डिवेंड. एंड इंटरनेशनल लिस्टिंग, एग्जांपल है जीडीआर, एडीआर एंड ऑल दैट, दूसरे कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग है इंटरनेशनल लिस्टिंग. अच्छा, जो इंडियन लिस्टिंग है, क्या इस पे लीगल फ्रेमवर्क की बात कर, आगे मैंने बताया साहब फिर वही बात है, जब हम फंडिंग करा उसका लीगल फ्रेमवर्क, लिस्टिंग करा उसका भी लीगल फ्रेमवर्क. तो इंडियन, अगर इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करा रहे हैं तो डोंट यू थिंक लीगल फ्रेमवर्क, तो जैसे लीगल फ्रेमवर्क मेनली यहां पे अगर हम बात करें, कह सकते हैं सेबी, एलओडीआर रेगुलेशंस,
2015, listing obligation and disclosure requirement regulation 2015, SEBI LODR regulation 2015, SEBI within bracket listing obligations and disclosure requirements regulation 2015. That law is a very important law in this context. You आप जानते हैं ये law रेगुलेट करता है द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड द स्टॉक. जैसे मान लिया कंपनी एक्स लिमिटेड, वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज NSE नेशनल स्टॉक लिस्टिंग कराती है, तो कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में जो रिलेशन, जो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होगा, इट विल गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ दिस लॉ. और लिस्टिंग एग्रीमेंट पूरा इसी से रिलेटेड है. जब पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा, थोड़ा बहुत आपने एग्जीक्यूटिव में भी पढ़ा है. इसके अलावा जैसे मान लिया एक्स लिमिटेड NSE पे लिस्टिंग करा रही है, BSE पे लिस्टिंग करा रहा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो आपको नहीं लगता कि साहब जो NSE BSE लिस्टेड, तो इनके भी तो अपने इंटरनल नॉर्म्स होते होंगे. NSE के हिसाब कम से कम आपका कैपिटल बेस इतना होना चाहिए तभी हम लिस्टिंग अलाउ करेंगे, ठीक है, और बहुत सारी कंडीशंस वो इम्पोज करते होंगे एट द टाइम ऑफ परमिशन फॉर लिस्टिंग. तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द लीगल फ्रेमवर्क कि साहब NSE के क्या नॉर्म्स है अगर आप लिस्टिंग कर रहे हैं, BSE के क्या नॉर्म्स है, ठीक है, तो वो भी तो एक लिस्टिंग. और ये तो एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग आपको इनके नॉर्म्स कंप्लाई करेंगे तभी आपको लिस्टिंग करेंगे, मतलब आपकी सिक्योरिटी को अपने स्टॉक लिस्ट करेंगे. अच्छा, एक बार लिस्ट हो गए उसके बाद आपके और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में जो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप चलेगा, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन दिस लॉ SEBI LODR रेगुलेशन 2015. तो ये लीगल फ्रेमवर्क इन द कॉन्ट्रैक्ट इंडियन लिस्टिंग. सिमिलरली अगर एक इंडियन कंपनी इंटरनेशनल लिस्टिंग कराती है लाइक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ GDR ADR और समथिंग लाइक दैट, तो आपको नहीं लगता साहब वहां पे जैसे यहाँ पे लॉ है वैसे ही अब जिस कंट्री में आप इंटरनेशनल लिस्टिंग करा रहे हैं, मान लिया आप UK में करा रहे हैं, आप USA में करा रहे हैं, तो उस कंट्री के जो लॉज आप कनाडा में करा रहे हैं, जर्मनी में करा रहे हैं, जापान में करा रहे हैं, तो उस कंट्री के इनके पैरेलल जो भी लॉज हैं, एक लॉ तो नहीं, अलग अलग कंट्री के अलग अलग होंगे, तो क्या वो आपके लीगल फ्रेमवर्क का पार्ट होगा. ऐसे जिस स्टॉक एक्सचेंज पे एक तो कंट्री का लॉ हो गया, जैसे इंडिया में हम बोलते हैं ये लॉ आपका ठीक है, एंड ये जिस स्टॉक उस कंट्री के अंदर जिस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करा रहे हैं, क्या उस स्टॉक एक्सचेंज के जैसे यहाँ पे इंडिया में पैरेलल वैसे भी लॉ वहाँ पे. तो बेसिकली ये लीगल फ्रेमवर्क है, क्योंकि यहाँ लीगल फ्रेमवर्क इतना ज्यादा नहीं है, तो यहाँ अकॉर्डिंगली चैप्टर्स भी कम है. वी हैव ओनली 4 चैप्टर्स, ठीक है, लेकिन कॉर्पोरेट फंडिंग जो पार्ट 1 है और जिसका वेटेज भी ज्यादा, सॉरी 60 मार्क्स का, तो वहाँ 12 चैप्टर्स जहाँ पे अलग अलग मेथड्स ऑफ कॉर्पोरेट फंडिंग के चैप्टर है. और हर एक चैप्टर के अंदर पहले तो मैकेनिज्म की फंडिंग होती कैसे, उसका मैकेनिज्म क्या है, क्या प्रोसेस है, प्रोसीजर क्या है, एंड वो कब वो फंडिंग सुटेबल है, कब सुटेबल नहीं है, और फिर उसका लीगल फ्रेमवर्क, ठीक है. और सेकंड पार्ट उन्हीं फंडिंग कॉन्टेक्स्ट में जब आप लिस्टिंग कराते हैं, समटाइम्स इट इज मैंडेटरी, समटाइम्स अकॉर्डिंग टू चॉइस ऑफ द कंपनी, तो उस केस में लीगल फ्रेमवर्क एंड ऑल दैट इज पार्ट 2 ऑफ द पेपर लिस्टिंग इन द स्टॉक एक्सचेंज, एंड दे आर प्रोवाइडिंग द लिक्विडिटी टू द इन्वेस्टर्स. तो ये इतना पढ़ने के बाद आपको एक आइडिया लग गया होगा ऐसा कि पेपर के कंटेंट्स क्या हैं, हाउ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ द पेपर इंटर रिलेटेड, और हम क्या पढ़ने जा रहे हैं. अच्छा, इसी तरह क्या इसमें जो भी चीज दे रही इस पेपर के अंदर, डोंट यू थिंक इट इज वेरी रेलेवेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रोफेशन ऑफ CS. क्यों? क्योंकि जब भी एक कंपनी फंडिंग करेगी किसी फॉर्म इक्विटी डेट, क्या वहां पे मैनेजमेंट को एडवाइस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज. अच्छा, ये पेपर इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है कि आपको सारे मेथड्स ऑफ फंडिंग पता है कि साहब क्या क्या पॉसिबल मेथड्स हैं, एंड इंडियन कॉर्पोरेट्स कैन रेज द फंड्स, मतलब फंडिंग करा सकते हैं. तो आपको जब ये पूरा पेपर आपके सिलेबस में क्यों रखा गया, इससे रखा गया सो दैट यू गेट द नॉलेज अबाउट द सेम. आपको हर मेथड पता होगा साहब क्या क्या पॉसिबिलिटी है. अच्छा, जब आपको नॉलेज है तो तभी तो यू विल एबल टू एडवाइज द मैनेजमेंट कि साहब हमारी कंपनी में इस सिचुएशन में इस पर्पज के लिए हमें फंडिंग कैसे करनी चाहिए. अच्छा, पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी होती है, लेकिन हमारे लिए बेस्ट कौन सा है जिसमें हमारी कम से कम कॉस्ट हो. अच्छा, हर एक फंडिंग कॉस्ट है. अगर आप इक्विटी के फॉर्म में फंड रेज करते हैं, क्या डिविडेंड पे करना पड़ेगा, क्या प्रमोटर की कंट्रोल लूज होता है, कंट्रोल क्योंकि आप और लोगों को शेयर इशू कर रहे हैं तो आपका कंट्रोल, प्रमोटर्स की कंट्रोल ऑन द कंपनी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ शेयरहोल्डिंग कम हो जाती है. तो बहुत डेट के फॉर्म में फिक्स रिटर्न इन द फॉर्म डिविडेंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा. तो हर चीज में प्रोज एंड कॉन्स है. ये पहले तो पता हो साहब क्या क्या पॉसिबल मेथड है, फिर आपको देखना पड़ेगा मेरी कंपनी में एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सा मेथड बेस्ट है. मिक्सिंग कर सकते हैं, हाइब्रिड, कुछ फंड एक मेथड है, कुछ फंड. तो जब तक आपको नॉलेज ही नहीं है मैनेजमेंट को एडवाइस, तो इन ऑर्डर टू मेक यू नॉलेजेबल अबाउट ऑल दिस थिंग, ये पेपर आपके सिलेबस का पार्ट रखा गया है, सो दैट आप पढ़ने का सब चीज़ आपकी जानकारी आपकी बढ़े, आपको पता हो, एंड सो दैट फ्यूचर में इसका इस्तेमाल करके आप मैनेजमेंट को एडवाइस कर सकें. एंड फिर उसके बाद जब जो भी मेथड आप यूज करेंगे, तो उस मेथड को अल्टीमेटली करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लीगल फ्रेमवर्क कंप्लाई करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड लॉज, एंड अगर लिस्टिंग कराते हैं फिर लिस्टिंग से रिलेटेड लॉज, तो वो सब आपके सिलेबस का पार्ट रखा गया. दैट इज द, यही मतलब दिस इज सिग्निफिकेंस ऑफ द पेपर
दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पेपर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, कि हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड ये पेपर कैसे रेलिवेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको डिटेल में समझाया। तो पहले तो कंटेंट क्या, फिर प्रोफेशन से कैसे कनेक्टेड है। आई होप आपको समझ में आएगा साहब ये पेपर किस तरीके से हमारे प्रोफेशन में हमें बहुत फायदा पहुंचा सकता है, इफ यू आर रियली वेल वर्स्ड विद द कंटेंट्स एंड कंसेप्ट्स गिवन इन दिस पर्टिकुलर पेपर। अब मैं थोड़ा सा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से कुछ चीजें डिस्कस कर देता हूं। देखिए, क्योंकि आपका जो पेपर है corporate funding and listing in stock exchanges, and as I have told you that as per the syllabus of the ICSI, we divide in two parts. Part 1, 60 marks, and part 2, 40 marks. Part 1, 60 marks, that is corporate funding, and part 2, 40 marks, that is listing in stock exchanges. यहाँ 12 चैप्टर्स हैं आपके, और अलग अलग चैप्टर में अलग अलग मेथड्स ऑफ फंडिंग को डिस्क्राइब किया अलॉन्ग विद द लीगल फ्रेमवर्क। एंड यहाँ पे वी हैव 4 चैप्टर्स रिगार्डिंग द लिस्टिंग। तो उसमें एक लिस्टिंग इन इंडिया, एक लिस्टिंग इंटरनेशनल, फिर से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर, वो अलग अलग 4 चैप्टर बना दिए उन्होंने। बेसिकली मेन 2 चैप्टर, एक लिस्टिंग इंडिया, एक लिस्टिंग इन इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर, एक डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर हो गया, प्रोसीजर का हो गया, इस तरह के 4 चैप्टर बना दिए। अब आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि 60 मार्क्स का ये पोर्शन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 2 के साथ चॉइस होगी क्वेश्चन नंबर 2A, इधर क्वेश्चन 2 और 2A एक जगह चॉइस है, और हर एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का है। 15 मार्क्स इंटू 4 क्वेश्चंस, दैट बिकम्स द 60 मार्क्स, जो पार्ट 1 आपका 60 मार्क्स है, कॉर्पोरेट फंडिंग। एक जगह चॉइस है, क्वेश्चन नंबर 2 के साथ 2A है, बाकी 1, 3, 4 के साथ कोई चॉइस नहीं है, और हर एक क्वेश्चन 15-15 नंबर का है। अब कई बार देखा गया ऐसा 15 नंबर 5-5 नंबर के 3 पार्ट्स हैं, कई बार 3-3 नंबर के 5 पार्ट बना देते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है तो 3-3 नंबर के 5 पार्ट बनाते हैं, तो कई बार डिपेंड। तो इस तरीके से आपका पहला पार्ट है आपका। Regarding the part 2 of the paper, that is the listing in stock exchange, comprising of 4 chapters with carrying the weightage of 40 marks. Here you will get 2 questions, question number 5 and question number 6. 6 के साथ 6 एक चॉइस होगी, तो एक चॉइस यहाँ 2 के साथ 2A है, और यहाँ पे 6 के साथ 6 है, 5 के साथ कोई चॉइस नहीं है। एंड ये दोनों ही क्वेश्चन 20-20 नंबर के होंगे, 20 मार्क्स ईच into 2 क्वेश्चन, that makes a total of 40 marks. 60 + 40, तो इधर 4 क्वेश्चन हो गए, एक जगह चॉइस है, यहाँ 2 क्वेश्चन हो गए, एक जगह चॉइस है, मतलब टोटल 2 चॉइस है, 2 के साथ 2A, 6 के साथ 6A, 1, 3, 4, 5 नो चॉइसेस। ये 40 नंबर का हो गया, 2 क्वेश्चन 20-20 नंबर के दोनों, ये 4 क्वेश्चन आपके 15-15 नंबर के 60 नंबर का हो गया। इस तरह से आपका पेपर स्ट्रक्चर है, एंड आपको एक आइडिया लगेगा साहब किस तरीके से आपका पेपर स्ट्रक्चर होता है, सिलेबस क्या, वो सारी बातें मैंने आपको बता दी। देखिए, ये सब पढ़ने का पर्पस क्या था आज की क्लास का। आज ये कोई जो चीज़ मैंने आज बताई, कोई एग्जाम में, आज के लेक्चर में जो भी मैंने कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट फायदा ये होता है कि इतना डिस्कशन करने से, जो हमने करीब 1 घंटा टाइम लगाया, तो उससे एक आइडिया लग गया कि पेपर क्या है, पेपर के कंटेंट्स क्या है, पेपर में किस तरीके से सिलेबस प्रिस्क्राइब किया हुआ है, कैसे पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पेपर के जो कंटेंट्स है, हाउ दे आर सिग्निफिकेंट एंड दे हैव द इम्पोर्टेंस इन आवर प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज, एंड एग्जाम में पेपर स्ट्रक्चर क्या होता है। तो दैट इज द इंटायर पर्पस ऑफ कंडक्टिंग द टूडेज क्लास और टेकिंग दिस लेक्चर, एंड दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ द पेपर। इंट्रोडक्शन ऑफ द पेपर, कि पेपर का एक इंट्रोडक्शन आपको मिल जाए, एंड दैट्स आइडिया, एंड आई थिंक दैट इज ऑल। इससे आपको एक फेयर आइडिया मिल जाए पेपर का। अब हम क्या करेंगे, एक बार मैंने पढ़ लिया, तो अब उसके हर एक चैप्टर जैसे अब बता ना 12 चैप्टर जो है पार्ट 1 में, ये कोई चैप्टर नहीं जो आज का डिस्कशन मैंने किया है, तो खाली पेपर के बारे में मैंने ओवरऑल बताया क्या चीज़ है, सिर्फ आपको आइडिया लग जाए पेपर। तो पहला चैप्टर हम स्टार्ट करें, दैट इज द
इक्विटी फंडिंग पब्लिक से, उसमें हम डिटेल में सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 पढ़ेंगे, जो नए रेगुलेशन है। आपने हो सकता है कई बच्चों ने 2009 वाले रेगुलेशन पढ़े, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन, लेकिन आप जानते हैं कि 2018 में नए रेगुलेशन आ गए। तो वो चैप्टर 1 फिर चैप्टर 2 ऐसे करके हर एक चैप्टर के अंदर अलग अलग मेथड ऑफ फंडिंग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमने एक ओवरऑल पूरे पेपर के बारे में एक ओवरव्यू ले लिया, कह सकते हैं, जिससे कि हमें एक आइडिया लग जाए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, एक डायरेक्शन मिल गई। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि डायरेक्शन जब मिल जाती है तो फिर काम आसान होता है। डायरेक्शन नहीं मिलती तो क्या होता है, हम चलते जाते हैं, पता ही नहीं करना क्या है। आई होप यू मस्ट बी बेनिफिटेड बाय टुडेज लेक्चर, एंड सबसे पहले आपको यही लेक्चर पढ़ना है और उसके बाद आप अगले चैप्टर से स्टार्ट, चैप्टर नंबर 1 ऑनवर्ड स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। So that is all for today's class and today's lecture. Thank you all.